कल तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, शाहजहाँबाद जो है, उसके बारे में हमने देखा था कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो है उसमें डिफरेंस करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। अब 47 में जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन मतलब विभाजन हुआ, किसके बीच में हुआ था बताओ? ये जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, किस किस के कौन से दो कंट्रीज के बीच में पार्टीशन हो गया था? नया कंट्री कौन सा बन गया? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान, वेरी नाइस। पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान। जी। 1947 में जो नई कंट्री बनी पाकिस्तान और भारत, उसके दौरान क्या क्या ऐसी इवेंट्स हुए, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू मैसिव ट्रांसफर। जब 1947 में बॉर्डर, न्यू बॉर्डर मतलब नए, एक इंडिया का बॉर्डर बन गया, एक पाकिस्तान का नया जो है सीमा जो है देश की बन गई, और उसके अनुसार ही दोनों पॉपुलेशंस के दोनों साइड्स में बहुत ज्यादा एक दूसरे देश में जाना शुरू किया। मतलब पाकिस्तान के लोग जो थे हिंदूज, वो इंडिया आने लगे, और जो इंडिया में जो मुसलमान रहते थे वो बहुत भारी संख्या में कहाँ जाने लगे, ट्रांसफर होकर आगे दूसरे देश में, पाकिस्तान जो नया नया बना था। एज ए रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्वेल्स, और जिसके कारण जो इंडिया की पॉपुलेशन थी एकदम से जो थी दिल्ली में तेजी से बढ़ गई। द काइंड्स ऑफ जॉब पीपल डिड चेंज एंड द कल्चर ऑफ द सिटी बिकेम डिफरेंट। जैसे ही दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी तो उसका क्या हुआ, एक तो यहाँ पर जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो वो पूरी तरह से तेजी से डिफर हो गई। फिर जो जॉब थे, जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उनके जॉब भी अब नए तरीके से हो गए थे, उनके जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ा। कुछ की जॉब चली गई, कुछ के नए जॉब्स ऐसे हो गए थे कि उनको वो जॉब करना पड़ा जो वो अभी तक नहीं कर रहे थे। ये आप आगे पढ़ेंगे। डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फेंस rioting began। जैसे ही इंडियंस, भारत जो है स्वतंत्र हुआ और विभाजन हुआ भारत का, उसी समय बड़े दंगे शुरू हो गए, बहुत भारी मात्रा में दंगे हुए, और ऐसे दंगे हुए जिसमें लोगों की जानें गई, घर तबाह हुए, बहुत खून खराबा हुआ। और बहुत ही दुख वाला हमारा जो विभाजन था, भारत एक तरफ जो आजाद हुआ था, खुशी का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ जब विभाजन होके यहाँ के लोग जब वहां जा रहे थे तो दुख और बहुत दंगों का वो माहौल था। Thousands of people in Delhi were killed and their homes looted and burned। बहुत सारे हजारों की तादाद में जब लोग दिल्ली से पाकिस्तान जा रहे थे तो लोगों के घर को लूट लिया गया। मतलब जो मुस्लिम्स थे यहाँ ऑलरेडी रह रहे थे, जब वो भारत को छोड़कर मुस्लिम्स जो थे पाकिस्तान जा रहे थे तो उस दौरान उनके घरों में लूट की गई, या जो वहां से यहाँ आ रहे थे उन्होंने जबरदस्ती घरों में घुसकर लूटपाट की, लोगों के घरों को जला दिया। As teams of Muslims left Delhi for Pakistan, their place were taken by equally large number of Sikh and Hindu refugees। अब वैसे ही जैसे यहाँ से जो लोग थे वो वहां जा रहे थे, तो पाकिस्तान से जो वहां आ रहे थे लोग, उनके घरों को वहां पर लूट लिया गया, उनको अ, जला दिया गया। तो और यहाँ पर जो आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान से जो दिल्ली में आ रहे थे, उन्होंने आते ही यहाँ पर खाली जो घर हो गए थे, जो मुसलमान यहाँ से छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, या उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया। और किसी तरह से मतलब बहुत ही, या फिर ऐसे घरों को जिनको उनको लगा कि उनको आग लगा दी गई, या फिर उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो या निकल जाओ घर से, या फिर मतलब फोर्सफुली उनको यहाँ से बहुत हरास करना शुरू कर दिया था। Refugees roamed the street of Shahjahanabad searching for empty houses to occupy। जो शाहजहांबाद में पाकिस्तान से लोग आए, वो लोग क्या करने लगे, दिल्ली की सड़कों में घूमने लगे ताकि खाली घर जहाँ पर उनको मिल रहे हैं, वो मुसलमान जो वहाँ पाकिस्तान से आए थे, यहाँ के घर जो खाली छोड़ गए थे मुसलमान, उनके घरों पे वो कब्जा कर सके, या उनकी प्रॉपर्टी या उनकी जो भी चीज उनको मिल रही थी रहने के लिए जगह, वो कब्जे के रूप में ले सके।
एट टाइम दे फोर्स मुस्लिम टू लीव और सेल देयर प्रॉपर्टीज। उसी तरीके से जो दिल्ली में या शाहजहाबाद के जो मुसलमान रह गए थे, उनको ऊपर फोर्स किया जा रहा था हिंदुओं के द्वारा, सिख लोगों के द्वारा कि भाई तुम अपने वतन में जाओ, यहाँ नहीं रहना है तुमको, अपनी प्रॉपर्टीज या तो बेच दो या फिर हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो बहुत ही दंगे जो थे मानसिक रूप से और फिजिकली जो हार्म्स है घरों को, सोसाइटी को पूरी तरीके से एक तरह से वायलेंट हो गया था। इस तरह का वायलेंट जो है रॉयट्स उस तरह 1947 में विभाजन के समय देखने को मिल रहा था। ओवर टू थर्ड्स ऑफ दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड। अब उसकी वजह से टू थर्ड जो थे मुस्लिम्स जो थे वो दिल्ली को छोड़कर चले गए कहाँ पर, पाकिस्तान की तरफ। ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबंडेंट। जब वो दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान की तरफ गए तो कम से कम 40-44 साल 44,000 जो घर थे वो खाली हो गए थे। टेररिस्ट मुस्लिम terrorized Muslim lived in market shift camps till they could live in Pakistan। ऐसे में बहुत सारे उनके घरों को कब्जा कर लिया गया और जो मुस्लिम थे जब वो यहाँ से घर छोड़कर उनको जबरदस्ती निकाला गया तो पाकिस्तान जाने के बाद भी उनको शिविरों में रखा गया, टेंट में रखा गया या ऐसी खुली जगहों में रखा गया मिलिट्री कैंप्स में, ताकि वो अपने घरों को वहां पर उनको दिला सके या जहां पर उनको रहना है वहां पर उनकी जगह को तैयार किया जा सके। रिफ्यूजीज के लिए एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजी। तो दोनों ही तरफ यानी पाकिस्तान में जब लोग जा रहे थे तो वहां पर भी रिफ्यूजीज जो है यहाँ से भारत से गए थे पाकिस्तान की तरफ, दिल्ली के लोग उन वो भी वहां पर रिफ्यूजीज बन रहे थे और जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ भारत में आए थे वह लोग भी रिफ्यूजीज के रूप में दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़कर रहने लगे। तो दोनों ही तरफ रिफ्यूजी शरणार्थियों की जो संख्या थी, रिफ्यूजीज मतलब शरण लेना किसी दूसरे देश में, जब शरण लेते हैं उनको रिफ्यूजीज कहते हैं। तो दोनों ही तरफ जो थी रिफ्यूजीज की जो काउंटिंग थी वो बहुत ज्यादा थी। पर ऐसे में दिल्ली भी ज्यादा होने के कारण उसको एक तरह से सिटी ऑफ रिफ्यूजीज कहने लगे। Nearly 5 lakhs people were added in Delhi population, which were had a little over 8 lakhs people in Delhi। अब 1951 की बात है, उस समय जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी वो 8 लाख के करीब थी, लेकिन जब रिफ्यूजीज आए तो उसमें 5 लाख और बढ़ गए, तो मतलब ओवर क्राउडेड हो गई। 8 लाख ऑलरेडी लोग रह रहे हैं थे और उसमें 5 लाख जो है बाहर से आकर और आगे ले आने लगे, उसमें से कुछ चले गए, तो ओवर क्राउडेड होने की वजह से दिल्ली को रिफ्यूजीज की सिटी कहने लगे। मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेट्स वर फ्रॉम पंजाब। ये ज्यादातर जो रिफ्यूजीज थे शरणार्थी थे वो कहाँ से आए थे, पंजाब जो पाकिस्तान का उस समय हिस्सा था। दे स्टेड इन स्कूल, दे स्टेड इन कैंप, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्ड्स होपिंग टू बिल्ड न्यू होम्स। जो रिफ्यूजीज आए थे वो ज्यादातर कहाँ रहते थे, कैंप्स में, टेंट, टेम्पररी वाले कैंप्स जो टेंट हाउस बनाए जाते उसमें रहने लगे, कोई स्कूल में शरण लेके रहने लगे, कोई मिलिट्री बैरक्स में जहाँ पे मिलिट्रीज के छोटी छोटी कैंप्स लगते हैं वहां पर रहने लगे, और गार्डन्स में जो बगीचे खुले खुले हैं जहाँ पे लोगों को रहने का पानी मिल सके या ऐसी एक कम्युनिटीज में ग्रुप्स में रहकर जहाँ उनको जगह ऑक्यूपाई हो सके वो वहां रहने गए। होपिंग टू बिल्ड अ न्यू होम्स, उनको ये आशा थी कि नए जो घर है वो आगे जाके वो अपने लिए बना सकते हैं। अगर उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है तो अपने तरीके से जो उनकी कम्युनिटीज है जिस ग्रुप से आए हैं वो सब एक जगह मिलकर अपने नए घर को बना सके। Some got the opportunity to occupy residence that had been vacant। कुछ लोगों को बड़े भाग्यशाली थे जिनको जल्दी ही जो खाली हो गए थे घर उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उस घरों में रहने लगे। अदर वर हाउस्ड टू रिफ्यूज कॉलोनीज। कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने घर कॉलोनीज में ही एक रिफ्यूजी टेंट लगाकर या शरणार्थ कैंप में रहने लगे। न्यू कॉलोनीज सच लाजपत नगर एंड तिलक नगर केम अप टू द दिस टाइम। जो लाजपत नगर है और जो तिलक नगर है इसी समय ही जो रिफ्यूजीज के द्वारा बसाया गया था। आज का आपने लाजपत नगर दिल्ली में सुना होगा, तिलक नगर, ये सारे रिफ्यूजीज के ही नगर हैं। जो लोग वहां पे बसे हुए हैं उनके जनरेशन पहले के जो 1947 में बाहर से पाकिस्तान से आए हुए हैं वही लोगों ने वहाँ लाजपत नगर, तिलक नगर को बसाया और आज उनके जनरेशन जो है
नेक्स्ट है रह रहे हैं। Shops and stalls were set up to cater to the demand of the migrants. अब ऐसे में दुकानें खोली गई, स्टॉल्स लगाए गए, ताकि वो जो माइग्रेंट्स वहां से लोग आए थे उनकी जरूरतों के, जैसे चाय हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, खाने पीने की जगह, साबुन, मतलब जो डेली नीड्स थी उनकी, उन सब चीजों को सप्लाई या प्रोवाइड करने के लिए शॉप्स लगाई गई, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाई गई। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर आल्सो ओपन। जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल खोले गए, जवानों के लिए कॉलेजेस जो हैं जो पहले बंद थे उनको खोल दिया गया। The skills and occupations of the refugee were quite different from those of the people they replaced. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक समस्या आ गई, और वो ये समस्या थी कि हमारे जो भारत के जो लोग थे, जो रिफ्यूजीज गए थे, उनका स्किल, उनके जो काम करने का तरीका, और बाहर से जो पाकिस्तान से यहाँ पर रिफ्यूजीज आए थे, उनके जो काम करने का तरीका है, उनके जो टैलेंट है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। कैसे अलग था? Many of the Muslims who went to Pakistan were artisans, petty traders और laborers. अब हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान की तरफ रिफ्यूजीज हो गए थे, वो ज्यादातर आर्टिशंस थे, पेटी ट्रेडर्स थे, छोटे छोटे ट्रेडर्स थे, या लेबरर थे। और वहां से जो आए थे वो कैसे थे? द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड, जब जमींदार थे, लॉयर्स थे, वकील थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेस पर्सन थे, एंड स्मॉल शॉपकीपर और छोटे-छोटे दुकानदार थे। यानी हमारे यहाँ की जो स्किल्स और टैलेंट था, जो लोग काम करते थे, और वहाँ से जो आए थे लोग, उनके काम करने के तरीके और उनके स्किल्स में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? पार्टीशन चेंज देयर लाइव्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब ये तो है नहीं कि अगर पाकिस्तान से कोई लॉयर आया है तो उसको आते ही कोर्ट में जगह मिल जाएगी काम के लिए, नहीं। या टीचर है तो आते ही उनको स्कूल्स में यहाँ टीचिंग की जॉब मिल जाएगी, या अगर लैंडलॉर्ड्स है तो वो कोई गांव में चले गए और वहां पर उनको जमींदारी करने का मौका मिलेगा, या अगर ट्रेडर्स हैं तो बिजनेस में आते ही उनको बिजनेस में, हाँ, जो दूसरे ऑलरेडी यहाँ इंडियंस ट्रेडर्स हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। या स्मॉल शॉपकीपर है तो कहीं पर मार्केट प्लेस है तो स्मॉल जो शॉपकीपर्स हैं जो रिफ्यूजर्स आए हैं उनके साथ मिल करके वो अपनी शॉप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये बाहर से आए हैं, एक तरह से शरणार्थी हैं, अननोन पर्सन है, तो इस तरीके से उनके साथ कोई भी जो क्या बोलना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग जो होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का, वो उनको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनका जो पार्टीशन चेंज देयर लाइव्स, उनका जो लाइफस्टाइल था, जो काम करने का तरीका था, वो भी बदल गया, एंड देयर ऑक्यूपेशन, और जो जॉब वो वहाँ करते थे, यहाँ आकर उनकी जॉब जो थी, नौकरियाँ जो थी, वो भी बदल गई। कैसे बदल गई? दे हैव टू टेक अप न्यू जॉब्स एज हॉकर। वो यहाँ पर रेहड़ी लगाने का काम करने लगे। वेंडर्स, एक जगह से जो दूसरी जगह जो वेंडर्स वो सामान बेचने का काम करने लगे। कारपेंटर, घाई का काम करने लगे, एंड आयरन स्मिथ, औजार यानी कि लोहार का काम करने लगे। मैनी एवर हैव प्रपोज्ड ऑन द न्यू बिजनेस। कुछ लोग तो जल्दी ही पनप गए जो अच्छे बिजनेसमैन थे, उनको ऑलरेडी जो उनका स्किल था उसके अनुसार उन्होंने अपना जल्दी ही उसको स्टैंड कर लिया और अपने बिजनेस को आगे ले गए और उसमें बहुत ज्यादा रिच भी हो गए और फ्लोरिश भी हो गए। The large migration from Punjab changed the social milieu of दिल्ली। अब जो वहाँ पंजाब से, यानी पुराने जो पाकिस्तान था, कुछ भाग जो पंजाब का था, वहां से जब यहाँ पर लोग दिल्ली में आए तो दिल्ली का एक मिजाज था। मिजाज कैसा था? एक रॉयल वाला, है ना? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर रिच लेवल के लोग रहते थे, लॉयल तरीके के लोग रहते थे, और ब्रिटिशर्स भी थे, उनके साथ मिलकर अपना एक रुतबा रखते थे। तो वो लॉयल्टी और वो मिजाज जो एक खानदानी या लॉयरशिप की थी, वो यहाँ पर चेंज हो गई। एंड अर्बन culture largely based on Urdu was overshadowed by new taste and sensible of in food, dress and arts। अब कैसे चेंज हो गया? कि पहले दिल्ली में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज सीख रहे थे, क्योंकि हिंदी तो था लेकिन साथ ही मुगल्स की जो मेन लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। तो कहीं ना कहीं उर्दू जो लैंग्वेज थी वो पूरी सोशल
जो एक मीडियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो थी या कम्युनिकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उर्दू के अलावा यहाँ पर जो टेस्ट था, एक नई भाषा जैसे हो सकता है पंजाबी हो या उनकी जो लैंग्वेज हो, वो अब धीरे-धीरे यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने लगी। फिर यहाँ के खाने का जो जायका था, जो टेस्ट था और बाहर से जो पाकिस्तानी जो लोग आए थे, उनके टेस्ट में भी चेंज आने लगा। यहाँ ज़ाहिर-सी बात है जैसे कबाब है, बिरयानी है, ये सारी चीज़ें तो पहले मुग़ल बनाते थे और भी जो उनको आता था पाकिस्तानियों को वो नया टेस्ट उनके फूड में यहाँ पर चेंज लाने लगा। उनके जो कल्चर है, जिस तरीके से उनके वहाँ पर जिस तरीके से जो उनकी संस्कृति थी, यहाँ के लोगों से मिलकर उनमें चेंज लाने लगी। कपड़ों का पहनना, उठना-बैठना, उनके रीति-रिवाज़ को लोग देखकर फ़ॉलो करने लगे। खाने में टेस्ट को फ़ॉलो करने लगे। उनके कल्चर और उनके कहीं न कहीं आपस में मिलकर एक नया चेंज यानी इंडियंस और पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ थे, उनके फूड, टेस्ट, कल्चर मिलकर एक नया चेंज जो था वो धीरे-धीरे आने लगा। तो क्लियर हो गया बच्चों? जो अभी मैंने पीछे समझाया आप लोगों को? यस मैम। किसी को अगर कोई डाउट है? क्या बेटे? बीच में कौन क्या बोल रहा है? किसी ने कुछ बोला? क्या कुछ डाउट है क्या? नो मैम। अच्छा। इनसाइड द ओल्ड सिटी। अब ये इनसाइड द ओल्ड सिटी मतलब पुरानी दिल्ली के समय में क्या हो रहा था? यानी शाहजहाबाद की बात कर रहे हैं हम। पुरानी दिल्ली में जब ये नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली यानी नए-नए दिल्ली में जब बन रहे थे, पुरानी दिल्ली जब ऑलरेडी थी, उस समय जब लोग बाहर आए बाहर से, तो उस समय ये जो शाहजहाबाद था, जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रिच लेवल के लोगों से भरा पड़ा था और जैसे कि जो शाहजहाँ थे, उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरी सिटी को बसाया था और बहुत रॉयल टच दिया था। उस दौरान इसमें क्या चेंज होने लगे, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। Meanwhile, what happened in the old city that had been शाहजहाबाद? अब हम शाहजहाँ के बाद के बारे में पढ़ेंगे कि शाहजहानाबाद में क्या होना शुरू हो गया। In the past, Mughal Delhi's famed canals had brought not only fresh drinking water to homes but also water to other domestic uses. अब शाहजहाँ ने जिस तरीके से दिल्ली को बसाया था यहाँ शाहजहाबाद को उसमें ड्रेनेज और वाटर सप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से दिया था। कोई घर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ पे पानी की कोई कमी हो। ड्रेनेज व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कैनल्स व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हर डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी जहाँ पे यूज़ होना चाहिए, कैसा यूज़ होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से शाहजहानाबाद में बत बनाया गया था उस सिस्टम को। This excellent system of water supply and drainage was neglected in the 19th century. अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने दिल्ली के ऊपर शाहजहाबाद के ऊपर अपना कब्जा किया, तुरंत उन्होंने उस सारी व्यवस्था इस सिस्टम को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान हटा दिया। जो पहले वहाँ के लोग अपने तरीके से उस चीज़ को सिस्टमैटिकली यूज़ कर रहे थे, जैसे ही शाहजहाबाद के ऊपर ब्रिटिशर्स का या क्राउन शिफ्ट का जो है अथॉरिटी रूल आया उन्होंने इसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। द सिस्टम ऑफ वेल्स और बॉलीज आल्सो ब्रोकन जो पहले कुएं थे या छोटी-छोटी बॉलीज हौदियां बनी हुई थी उनको तोड़ दिया गया। हौदी आपको पता है छोटा-छोटा एक टैंक जैसा होता है जो पत्थर का बना होता है, जिससे पानी जमा किया जाता है। आपने यस मैम। कभी गाँव में गए होंगे जहाँ ट्यूबवेल लगा होता है वहाँ पे एक हौदी जैसी बनी होती है, कभी देखा है? ट्यूबवेल यस मैम। गाँव में अगर आप गए हो, तो यस। जैसे मान लीजिए ये एक ट्यूबवेल है ना? पानी बाहर लेकिन यहाँ पर एक बड़ी-सी एक टैंक सा बना रहता है, जिसके अंदर पानी रहता है। कभी देखा है आपने? यस मैम। हाँ बेटा, यस मैम। उसी को बॉलीज़ यस। बोलते हैं। यस, ये जो हौदी उर्दू में इसको हौदी बोलते हैं। हौदी मतलब बड़ा-सा बोल जो इसमें पानी सप्लाई किया जाता है या पानी को इकट्ठा किया जाता है। वो पत्थर का बनता है या सीमेंट का आजकल तो सीमेंट का बनाते हैं, कंक्रीट का बनाते हैं। पुराने समय में जिस तरीके से बनता था वो ईंटों का बनता था। तो उन हौदियों को तोड़ दिया गया, उन कुओं को तोड़ दिया गया जहाँ पे पहले पानी था। और कैनल्स टू रिमूव हाउसहोल्ड वेस्ट कॉल्ड इन इन्फ्लुएंस वर डैमेज और ऐसे
जो घर का जो गंदा पानी है, नालियों का पानी जो बाहर ड्रेनेज ले जाती थी, उन सबको तोड़ दिया गया। This was at the time when the population of the city was continuously grow. इसके साथ साथ जो शाहजहानाबाद की जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि दिल्ली जो था वो बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी लगातार इसमें जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रिफ्यूजीज जो थे वो आ गए थे, उनको रहने की जगह चाहिए, उनका जो रहने की जिस तरीके से उनके आने से पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही थी, उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही थी। ऐसे में जो ब्रिटिशर्स थे जो ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था। The broken down canals did not serve the needs of these rapidly increased. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी शाहजहानाबाद में, वहां पर उनकी जो नीड्स थी, जो ड्रेनेज सिस्टम से, वाटर सप्लाई से, या जो उनकी और वॉल्स से, वेल्थ से, या कैनल सिस्टम से, वो कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। At the end of the 19th century, the Shahjahanabad drain was closed and a new system of open surface drainage were introduced. अब ये 1947 की पहले की बात, यानी 19th सेंचुरी तक आते आते शाहजहानी जो ड्रेनेज थी, जो नालियां थी, उनको बंद कर दिया गया। न्यू सिस्टम आया कि भाई खुली नालियां होंगी, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सिस्टम टू वाज वेरी ओवरबर्डन। अब भाई नालियों को आप खाली रखेंगे, ऊपर से खुला रखेंगे, ऊपर से ओवरबर्डन होगा, तो वो नालियों का पानी क्या होगा, सड़कों पे आएगा, नालियां भर जाएंगी और रुक जाएंगी। And many of the wealthiest inhabited complained about the strength of roadside privacy and overflowing open drainage. जो रिच पीपल थे, जो हवेलीज में रहते थे या ऐसे बड़े बंगलाउज में रहते थे, उन्होंने इन सिस्टम्स के बंद होने की शिकायत भी की कि ये जो पानी है ओवरफ्लो होके सड़कों में आ रहा है और ब्लॉक हो गया है पानी, या फिर ओवरफ्लो होकर के गंदा पानी जो है नालियों का वो सड़कों में, गलियों में या आसपास आने लगा। तो इसकी जब कंप्लेंट वो करते थे, उसकी तरफ कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। The Delhi Municipal Committee was overwilling to spend money on the good drainage system. मेन कारण था जो दिल्ली की म्यूनिसिपल कमेटी थी, जो उस समय जो ब्रिटिशर्स के अंदर में थी, वो बिल्कुल भी इस सिस्टम को फिर से रिनोवेट करने के लिए या उसको फिर से ठीक करवाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनको लगता था अभी रहने दो, जैसे चल रहा है उसी तरीके से इनका सिस्टम चलने दो, अगर बिगड़ गया है तो लेट देम बी। At the same time, through millions of rupees were being spent on drainage system in the New Delhi. अब अगर नई दिल्ली की बात करें, क्योंकि नया कैपिटल उनके दिमाग में आ गया था कि नई दिल्ली हम बनाएंगे, इसका ड्रेनेज सिस्टम वो अपने तरीके से रखेंगे, तो उसके लिए मिलियंस रुपीस जो थे वो ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर खर्च कर रहे थे। नालियों के लिए अलग स्पेस होना, कल हमने पढ़ा था हाउसेस के बीच में स्पेस रखा गया, चौराहे बनाए गए, हवादार पेड़ लगाए गए, और ऐसा बनाया गया कि जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा जो है स्पेस मिले और वो उनका आना जाना अच्छे से हो सके, कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से उन्होंने अपने ऑक्यूपाई नए न्यू दिल्ली को बिल्ड करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन उनका ऐसा हो रहा था। द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज। अब हवेलीज जो नवाब रहते थे, जमींदार रहते थे, उनके हवेलीज के ऊपर क्या हुआ। अभी तक तो हमने पढ़ा कि घरों को ले लिया गया, और जो शाहजहानाबाद था उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने अपना ध्यान देना बंद कर दिया था। अब बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो रिच लेवल के जो लोग थे, उनकी हवेलीज के ऊपर क्या पार्टीशन, क्या असर हुआ, या ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या असर हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मुगल artists aristocracy in the 17th and 18th century lived in grand mansion called हवेलीज। अब जैसे कि जो बड़े बड़े रिच पीपल होते थे, है ना, वो किस में रहते थे, 17th और 18th सेंचुरी में बड़े बड़े मेंशन बंगलोज में रहते थे या हवेलीज में रहते थे। A map of a mid 19th century showed at least 100 such havelis, which are large walled compound with mansion, courtyards and fountain। और ये हवेलियां चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी होती थी, और उसके हवेली के अंदर क्या होता था, बड़े बड़े मेंशंस, बंगले होते थे, कोर्टयार्ड, उनके बगीचे होते थे, फाउंटेन लगा होता था।
और इन फाउंटेन्स के आसपास बगीचे होने के कारण या मतलब बहुत सुंदर सा वो लगते थे, लेकिन चारों तरफ उसकी दीवार होती थी उनके हवेलियों की। कोई एक हवेली को दूसरी हवेली में ताक झाक नहीं कर सकता था। हवेली हाउस्ड मैनी पीपल, और उस हवेली के अंदर कई परिवार रहते थे। ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे, आपको जब उस हवेली के अंदर जाना होता था, एक सुंदर गेट से आप उसके अंदर गेट को पार करके अंदर जाते थे। फिर उसके बाद ओपन कोर्टयार्ड होते थे, उनकी बड़े-बड़े आंगन, खुले आंगन होते थे, सराउंडेड बाय पब्लिक रूम मेंट फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस। उसके अलावा उनके बड़े-बड़े रूम्स होते थे, जिसमें जो कोई उनसे मिलने आता था उनको बैठाया जाता था, गेस्ट रूम जैसे होते थे। या फिर बिजनेस पर्पस से कोई अगर मिलने आया है, तो उन्हीं रूम्स में उनको ठहराया जाता था या मिला जाता था। यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेल्स, ज़्यादातर उन रूम्स का जो यूज़ करते थे वो पुरुष वर्ग करते थे, कोई लेडी उसमें नहीं आ पाती थी। The inner courtyard were its pavilion and rooms were meant for the women for the household। जो अंदर के रूम होते थे, वो केवल महिलाओं के होते थे, वो अपना घर का काम जो रख-रखाव है वो उस चीज़ को देखती थी। Rooms in the Havelis were multiple uses and very little by use of furniture। ज़्यादातर जो रूम्स होते थे हवेलीज़ के, वो एक ही रूम को कई तरीके से यूज़ किया जाता था और उनके फर्नीचर जो होते थे वो बहुत ही कम होते थे। एक कुर्सी रख दिया, एक टेबल रख दिया, एक हुक्का रख दिया या कुछ बुक्स रख दी। इस तरीके से ताकि लोग जो है वो आए और थोड़े समय के लिए चले जाएँ। यहाँ पर है कमर अल दीन जो खान की हवेली का एक छोटा-सा डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें बताया गया कि मिड 19th सेंचुरी में कमर दीन खान की हवेली थी। उसमें कितना था, सेवरल स्ट्रक्चर विदिन, कई खानों में बटी हुई थी उनकी हवेलियाँ, कई रूम्स थे। एंड इंक्लूड हाउस फॉर द कार्टर ड्राइवर, जो उनका गाड़ीवान था, जो उनको गाड़ी से जैसे हो सकता है रथ में या उनकी जो बग्गी थी, उस बग्गी के ड्राइवर के लिए एक अलग कमरा था। टेंट पिक्चर्स, जो उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए जो कुली होते थे, उनके लिए जो टेंट लगाने का काम करते थे, जो मज़दूर होते थे या काम करने वाले कर्मचारी, उनको अलग स्पेस दिया गया था। टॉर्च बेरर, अब टॉर्च बेरर मतलब मशाल, पुराने समय में लोग इधर से उधर जाते थे, मशाल या लाइट को लेकर चलते होंगे उस समय, जो लालटेन यूज़ करते थे, उसको उठाने वालों के लिए अलग जगह थी। एज़ वेल फॉर द अकाउंटेंट, क्लर्क्स एंड हाउसहोल्ड सर्वेंट। इस तरीके से जो अकाउंट का डिपार्टमेंट जो देखता था, जो वर्कर था या ऑफिसर जो क्लर्क होगा, और जो हाउस होल्ड घर का रख-रखाव करने वाले जो सर्वेंट्स थे, उनके लिए उन्होंने अलग से क्वार्टर बना रखे थे, रूम दे रखे थे। तो कहने का मतलब हवेली इतनी बड़ी थी कि सारे जो वहाँ पे रह रहे हैं मालिक और उनके नौकर, उन सब के लिए उसने घर जो है दे रखा था, ताकि 24 घंटे किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर से कोई घर के अंदर ना आए। एक प्राइवेसी हर हवेली में रखते थे। Many of the Mughal amirs were unable to maintain these laws established under conditions of Indian rule। अब जैसे-जैसे ब्रिटिश रूल ने अपना या क्राउनशिप ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, तो उस समय बड़ी-बड़ी जो हवेलियाँ थी, उसके जो नोबलमैन थे या रिच पीपल थे, जो नवाब थे और बड़े-बड़े जागीरदार थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था उस हवेली को रख-रखाव करना, क्योंकि उनकी जागीरदारी और जो उनके सारा जो पावर्स थी, वो कहीं न कहीं क्राउनशिप के अंडर चली गई थी। Laws established under condition of Indian British rule, Havelis therefore began to be subdivided and sold। अब इसकी वजह से पैसों की कमी होने लगी, तो हवेलीज को कुछ पोर्शन जो था डिवाइड करके रेंट पे दे दिया गया या फिर उसको बेच दिया गया। Often the street front of the Havelis became shops and warehouse। और सामने का पोर्शन था, उसको कुछ नवाबों ने, जागीरदारों ने शॉप के लिए दे दिया या फिर उसको वेयरहाउस में तब्दील कर दिया। वेयरहाउस जहाँ पे मीटिंग्स होती थी, ऑफिशियल मीटिंग्स में लोग आते थे, उसको ऑफिस के लिए दे दिया गया ताकि लोग अपने ऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन के लिए। Some Havelis were taken over by the upcoming mercenary class, but many fell into decay and disuse। कुछ लोगों ने क्या किया, जो हवेलीस में जो
कुछ ट्रेडर्स के लिए दे दिया गया या इस तरह से ऑक्यूपाई करके पैसे जहाँ तक उनको मिलते उस तरीके से उनको रेंट पे देना, सोल्ड करके जब तक चल सकता था उन्होंने दिया। लेकिन जब उनके पास नहीं हुआ रख-रखाव तो धीरे-धीरे जो हवेलियाँ थी, वो भी खत्म हो गई। उनकी जो एक रॉयलशिप थी या एक रख-रखाव रखने के कारण जो एक पहचान थी नवाबों की, वो धीरे-धीरे अब पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि नवाबों की हवेलियाँ, बड़े-बड़े बंगले ही थे जो उनकी शान-ओ-शौकत को दिखाते थे। जब शान-ओ-शौकत ही नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ें अब खत्म होने लगी थी। द कॉलोनियल बंगलोज़ वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेलीज़। अब जो कॉलोनियल यानी अंग्रेज़ों के बंगले और हवेली जो थे, उनमें भारी अंतर था, ज़ाहिर-सी बात है। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी व्हाइट एरिया हमने पढ़ा था कल व्हाइट एरिया ब्लैक एरिया उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी कॉलोनीज़ को बेहतरीन तरीके से बना रहे थे और खुला-खुला जिस तरीके से वो चाहते थे, यूरोप में जैसे रहते थे सेम वहाँ पैटर्न उन्होंने इंडियंस के यहाँ पर आने के बाद भी अपने रहने के जो क्वार्टर्स बनाए, एरिया बनाए वो कहीं न कहीं यूरोप के ही मेंशन्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। देखिए इंडियंस क्या तो जैसा मुगल जो पुराने समय में आ रहे थे, मोमेडन्स के हिसाब से बने थे पैटर्न, तो वो अब कहीं न कहीं डिफरेंस होने लगा था। Meant for one nuclear family, it was a large single-story structure with a pitched roof and usually set in 1 or 2 acres of open ground. अब जब अंग्रेज यहाँ आते थे तो बहुत बड़ी फैमिली में नहीं आते थे कि दादाजी भी आ रहे हैं, दादी भी आ रही है, नानी आ रही है, मतलब चाचा-वाचा नहीं, तो छोटी फैमिली में आते थे जैसे कि एक ऑफिसर हो गया, जो भी आता था वाइसराय, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, न्यूक्लियर छोटी स्मॉल फैमिली में। और जो भी उनको जगह दी जाती थी उसी में वो ऑक्यूपाई करके जितनी नीड होती थी उसी को ही वो यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडियंस में जैसे अभी पढ़ा एक फैमिली के में चाचा, ताऊ, नानी, दादी और उनके भी कितने बुआ मतलब पूरा एक बड़ा परिवार रहता था। तो जिसकी वज़ह से रख-रखाव जो था वो अब मुश्किल होने लगा था। तो बड़े जो घर थे अब सिमट कर छोटे होने लगे थे। It had separate living and dining rooms and bedrooms and wide veranda. कहीं न कहीं जो उनके सेपरेट रूम होते थे, जो ब्रिटिशर्स के हर रूम का एक अलग उनका जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का रूम अलग होता था, डाइनिंग रूम अलग होता था, सिटिंग रूम अलग होता था ब्रिटिशर्स के। लेकिन यहाँ हवेलियोज़ में तो एक ही रूम में ही अलग-अलग जो है बना दिए गए हैं, रहो, बहुत सारे ग्रुप में रहो। इस तरह से डिफरेंस जो थे रहने को देखने को मिला। ये छोटा-सा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। द म्युनिसिपैलिटी बिगिन्स टू प्लान। अब म्युनिसिपैलिटी ने क्या शुरुआत की, दिल्ली को बनाने के बाद किस तरह से चेंजेस आने लगा, न्यू दिल्ली में उसका क्या असर हुआ, इसके बारे में। The census of 1931 revealed that the walled city was totally crowded with an many of 90% person per area, while New Delhi had only about 2% per area. अब जो पुरानी दिल्ली थी उसमें 1931 में ऐसा था कि भाई 90 लोग पर एकड़ में रहते थे। लेकिन जब नई दिल्ली बसाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें भारी बदलाव हुआ। उसमें 3 लोग पर एकड़ में रखा गया उनको। मतलब ओवर क्राउडेड जो पहले थी दिल्ली, शाहजहानाबाद, उस चीज़ को हटाकर उन्होंने नए तरीके से स्पेशियस ज़्यादातर कम क्राउडेड, कम पॉल्यूशन लोगों को एकड़ के हिसाब से न्यू दिल्ली को उन्होंने सेटल करना शुरू किया। The poor condition in the walled city, however, did not stop it from the expanding. हालाँकि जो पुरानी जो शाहजहानाबाद थी या दिल्ली जो थी,